अमेरिकी हमले के बाद दुनिया भर में अब तनाव बढ़ चुका है। कैसे वेनेजुएला को अमेरिका ने दहलाया, कैसे एक रात में अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य ऑपरेशंस चलाते हुए दुनिया में भूचाल ला दिया, देखिए रिपोर्ट। वॉर का नया मोर्चा, अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला। Marico, se prendió el peo en esta mierda, yo. वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज क्या होगा अंजाम? ट्रंप का नया दाव, दुनिया में युद्ध का तनाव। जब सरहद पर खामोशी टूटती है, जब हर फैसला इतिहास बन जाता है। Marico, llegamos a tiempo a la casa, yo. Marico, mira esta mierda. ये सिर्फ जंग नहीं, ये हिम्मत की कहानी भी बन जाती है। विश्व में चल रहे महायुद्ध अब कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि दुनिया जल्द वर्ल्ड वॉर 3 को लाइव देखेगी। भीषण बमबारी, मिसाइलों से अटैक, और सैन्य ठिकानों में होती एक्टिविटी। ये ताजा तस्वीरें वेनेजुएला की है। एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग, दूसरी तरफ इजराइल का हमास को खत्म करने की कसम।
और अब तीसरे युद्ध का आगाज। दुनिया में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। युद्ध की कहानियों में से एक के बाद एक अध्याय जुड़ते चले जा रहे हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में देर रात कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। सोशल मीडिया पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों और अटैक हेलीकॉप्टर्स के वेनेजुएला के एयर स्पेस में घुसने के दावे किए गए। वेनेजुएला में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। राजधानी के बेहद अहम सैन्य ठिकानों के पास धमाकों की आवाजों ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर ला दिया है। बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है, जिसका असर सीधे अमेरिका पर पड़ा है। ये बेस वेनेजुएला की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सूत्रों की माने तो धमाकों के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सैन्य ठिकानों पर गतिविधियां तेज कर दी गई हैं और सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास, जहां देर रात शांति उस वक्त टूटी जब एक के बाद एक धमाकों की आवाजें सुनाई दी। Mierda, marico, se prendió el peo y esa mierda, yo. अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काराकास में कम से कम 7 धमाके हुए और कम ऊंचाई पर उड़ते विमानों की आवाजें भी सुनी गई। जानकारी के मुताबिक धमाकों की आवाजें शहर के एक अहम सैन्य ठिकाने फोर्टूना मिलिट्री बेस के पास सुनी गई। ये बेस वेनेजुएला की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इन घटनाओं के बाद वेनेजुएला सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने एयर स्पेस में अमेरिकी कमर्शियल उड़ानों पर तत्काल रोक लगा दी है। पहले से ही अमेरिका और वेनेजुएला के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव बना हुआ है। इन घटनाओं ने दुनिया में चिंता बढ़ा दी। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव की जड़ें सिर्फ हालिया धमाकों तक सीमित नहीं है। साल 2025 में अमेरिका ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर के तहत कैरिबियन सागर में बड़ी सैन्य कार्रवाई की थी। अमेरिका का दावा है कि इस ऑपरेशन का मकसद वेनेजुएला से जुड़े कथित ड्रग तस्करी नेटवर्क को खत्म करना था। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना के विमानों ने समुद्र में चल रहे कई जहाजों को निशाना बनाया। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक तेल टैंकरों पर हवाई हमले किए गए और उन्हें जब्त किया गया।
अमेरिका का यह भी कहना है कि ये जहाज ड्रग तस्करी और अवैध फंडिंग से जुड़े हुए थे। हालांकि वेनेजुएला इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करता रहा है। अमेरिका ये दावा करता है कि मादुरो खुद नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़े हुए हैं और एक तथाकथित नार्को टेररिस्ट नेटवर्क चला रहे हैं। ड्रग तस्करी रोकने के नाम पर अमेरिका ने वेनेजुएला से आने वाली नाव के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी भी लागू की। वेनेजुएला For days, we're a respected country again, maybe like never before. These highly trained warriors operating in collaboration with U.S. law enforcement caught them in a very ready position. They were waiting for us. They knew we had many ships out in the sea, just sort of waiting. They knew we were coming. So they were in what's called a ready position, but they were completely overwhelmed and very quickly incapacitated. If you would have seen what I saw last night, you would have been very impressed. I'm not sure that you'll ever get to see it, but it was an incredible thing to see. Not a single American service member was killed, and not a single piece of American equipment was lost. We had many helicopters, many planes, many people involved in that fight. But think of that, not one piece of military equipment was lost, not one service member was, more importantly, killed. The United States military is the strongest and most fearsome military on the planet by far. With capabilities and skills our enemies can scarcely begin to imagine. We have the best equipment anywhere in the world. There's no equipment like what we have, and you see that even if you just look at the boats. We've knocked out 97% of the drugs coming in by sea. 90%. Each boat kills on average, 25,000 people. We knocked out 97%. And those drugs mostly come from a place called Venezuela. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. We've had decades of that. We're not going to let that happen. We're there now, and what people don't understand, but they understand as I say this, we're there now, but we're going to stay until such time as the proper transition can take place. So we're going to stay until such time as we're going to run it, essentially, until such time as a proper transition can take place. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars,
fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave if we needed to do so. We actually assumed that a second wave would be necessary, but now it's probably not. The first wave, if you'd like to call it that, the first attack was so successful, we probably don't have to do a second, but we're prepared to do a second wave, a much bigger wave, actually. This was pinpoint, but we have a much bigger wave that probably won't have to do. This partnership of Venezuela with the United States of America, a country that everybody wants to be involved with because of what we were able to do and accomplish, will make the people of Venezuela rich, independent, and safe.